हाँ नमस्कार बच्चों, मैं श्री भगवान एक बार फिर से मॉडर्न प्रिंस तारानगर स्कूल द्वारा संचालित इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आने वाले समय में मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम स्वरूप थे उनको सोल्व करवाने के लिए एक बार वापस से आपके सामने तैयार हूँ। अपना पहला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार स्थित हैं कि AB बराबर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर BD। देखिए ये क्वेश्चन रेखागणित के चैप्टर नंबर 12 से लिए गए हैं, चारों के चारों क्वेश्चंस। तो रेखागणित के क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले उस क्वेश्चन से संबंधित आकृति को हमें समझना होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि चतुर्भुज ABCD है कि चारों के चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर स्थित हैं, यानी कि पहले अपन रफ आकृति के लिए समझेंगे तो इस प्रकार से कोई आकृति बन सकती है कि एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज हमने मान लो ABCD ले लिया, जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात अगले ने कही है अपने को। तो ABCD हमने चारों शीर्ष वृत्त पर ले लिए। फिर इसने कह रखा है कि AB बराबर CD जो दिया गया है, अर्थात ये AB लाइन और ये CD, ये दोनों बराबर दिए गए हैं। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने में बोल रखा है कि AC बराबर BD, अर्थात AC इसमें क्या बोला जाएगा, विकर्ण बोला जाएगा, और दूसरा BD अर्थात हमें सिद्ध करना है AC बराबर BD, अर्थात इस आकृति में इस चतुर्भुज में जो दोनों विकर्ण होंगे वो बराबर सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ों को समझना होगा। तो बेसिक चीज़ में हमने एक चीज़ जाननी है कि यदि किसी एक वृत्त में दो जीवाएं हों, जीवाएं क्या होती हैं आप जानते हैं कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम उस वृत्त की जीवा कहते हैं। दूसरी जीवा जो CD ली गई है, यदि ये दोनों जीवाएं समान हैं तो ये इस जीवा की क्या कहलाएगी, चाप कहलाएगी। इसी प्रकार इस जीवा CD के लिए ये चाप CD कहलाएगी। तो यदि जीवाएं समान हों तो उनके द्वारा बनाई गई चाप अर्थात उनके संगत चाप भी बराबर होते हैं। तथा इसका विलोम भी सत्य है कि यदि कभी भी आपको चाप समान दिखें, यदि दो चाप बराबर दिए गए हैं तो उनके द्वारा बनाई गई जीवाएं या उनके संगत जीवाएं भी बराबर होती हैं। अब इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे। आकृति बनाने के लिए हमें क्वेश्चन में जो बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग आकृति बनानी पड़ेगी। कि एक वृत्त बनाया, वृत्त में इसने कह रखा है कि एक चतुर्भुज ABCD लेना है जिसके चारों के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं और इस प्रकार स्थित हैं कि AB और CD बराबर हैं, अर्थात AB और CD दोनों बराबर हैं। सिद्ध क्या करना है, AC बराबर BD। तो सबसे पहले आकृति बना के हम लिखेंगे गिवन दैट, अर्थात दिया है, दिया है। दिया है में बच्चों क्या लिखा जाता है, जो क्वेश्चन में दी गई बात है वही लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे दिया है में कि आकृति में AB बराबर CD। दूसरे नंबर पर यानी दिया है में क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो आप सेम टू सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या उसमें थोड़ा सा संशोधन करके भी आप लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमें लिखना होता है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हम लिखेंगे जो बात हमें सिद्ध करनी है वो, हमें सिद्ध क्या करना है भाई, हमें सिद्ध करना है कि AC बराबर BD, AC बराबर BD। तो हम सिद्ध करना है, हमें क्या लिखेंगे कि AC बराबर BD। रेखागणित के क्वेश्चनों को हल करने के लिए यदि कभी भी क्वेश्चन में अपनी तरफ से यदि कुछ करना पड़े तो उसको अपन रचना बोलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसको आगे हल करने के लिए उपपत्ति या प्रमाण, उपपत्ति या प्रमाण, अंग्रेजी में अपन प्रूफ बोल सकते हैं,
प्रमाण करने के लिए सबसे पहले हम जो मैंने आपको बात बताई थी वो बात लिखेंगे कि हम जानते हैं। अब इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि जीवा ए बी और सी डी दोनों जीवाएं बराबर दे रखी हैं, और हम जानते हैं कि भाई यदि कभी भी दो जीवाएं समान होती हैं तो उनके द्वारा बनाई गई संगत चाप भी बराबर होती हैं। अर्थात इस क्वेश्चन में कौन सी चाप बराबर होंगी कि एक ये चाप ए बी और एक ये चाप डी सी, ये दोनों चाप बराबर होंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो बात दे रखी है वो लिखेंगे वापिस हल करते टाइम भी, कि चतुर्भुज ए बी सी डी में या आकृति में चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर सी डी, क्यों? क्योंकि दिया है। अब ए बी और सी डी यदि बराबर दे रखी हैं तो ए बी के द्वारा बनी चाप ए बी तथा सी डी के द्वारा बनी चाप डी सी कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि दो समान जीवाओं द्वारा बनाई गई चाप हमेशा बराबर होती हैं। यानी कि हम जानते हैं कि वर्त की दो समान चापों के समान जीवाओं के संगत चाप समान होती हैं। यानी कि हम जानते हैं कि वर्त की दो समान जीवाओं के संगत चाप समान होती हैं। अतः कौन सी चाप ए बी, चाप का सिंबल ये भी होता है, आप ये भी काम में ले सकते हैं या फिर चाप नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात चाप ए बी बराबर चाप डी सी, इसको आप 1 नंबर बोल सकते हो। आवश्यकता समझो तो बोल देना, आवश्यकता नहीं हो तो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये देखोगे इस आकृति में आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ए सी। अब देखो आपके पास ए से लेके बी तक तो चाप है, जबकि आपको सिद्ध करना है ए सी। तो इसका मतलब ये जो हिस्सा ये आप क्या कर दोगे, फिलहाल आपके पास चाप कितनी है, चाप ए बी है, आपको कितनी बड़ी चाप की ओर ज़रूरत है, यानी बी से सी तक चाप की ओर ज़रूरत है। यदि बी से सी तक चाप और इसमें ऐड हो जाए, मिल जाए, जुड़ जाए, तो ये पूरी चाप क्या कहलाएगी, चाप ए बी सी, और जिसके संगत जीवा का नाम क्या होगा, जीवा ए सी। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ चाप बी सी जोड़ने पर, दोनों तरफ चाप बी सी जोड़ने पर, अब आप जोड़ोगे दोनों तरफ तो चाप ए बी प्लस चाप बी सी बराबर, दूसरी तरफ आपके पास क्या है, चाप डी सी, इसमें भी आप क्या ऐड करोगे, चाप बी सी। अब ध्यानपूर्वक आकृति से देखना बच्चों कि यदि चाप ए बी में आप चाप बी सी जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त हुआ, चाप ए बी सी, चाप ए बी सी बराबर दूसरा अपने पास क्या है, चाप डी सी, यानी कि ये इसमें भी आप चाप बी सी जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, चाप डी सी बी, चाप डी सी बी। अब थोड़ी देर पहले आपको ये क्वेश्चन समझाते वक्त बताया था कि यदि किसी वर्त में दो जीवाएं बराबर हों तो उनकी संगत चाप भी बराबर होती हैं, यानी कि ये चाप बराबर होंगे। यानी यदि जीवा ए बी और जीवा सी डी दोनों बराबर है तो ये चाप इस चाप के बराबर कहलाएगी। और इसका विलोम भी सत्य होता है कि यदि किसी वर्त में दो चाप बराबर होती हैं तो उनकी संगत जीवाएं भी बराबर होती हैं। यानी आपके पास क्या प्राप्त हुआ, चाप ए बी सी और चाप डी सी बी आ गया। तो अब आप उसकी विलोम बात लिखोगे, यानी कि हम जानते हैं कि वर्त की दो समान चापों के संगत जीवाएं समान होती हैं अर्थात बराबर होती हैं। अतः
भाई ये चाप इस चाप के बराबर हमने सिद्ध कर दी, तो अब आप क्या कह सकते हैं, अतः जीवा AC बराबर जीवा BD, अतः AC बराबर BD, यही अपने को सिद्ध करना था। सिद्ध करने के बाद आप लिखोगे हंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, इति सिद्धम या हंस प्रूव्ड, हंस प्रूव्ड। बेटा एक बार इस क्वेश्चन को वापस से समझते हुए तथा नोट कर ले, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सोल्व करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार वापस पढ़ें। क्या लिखा गया है, क्वेश्चन है अपने पास कि सिद्ध कीजिए कि वर्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवाओं में वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उसी बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंबवत होती है। ये क्वेश्चन अपने चैप्टर नंबर 12 की विविध का अंतिम क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी परेशान करने वाली हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा यदि ध्यानपूर्वक आप क्लियर करोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक बार डायग्राम के द्वारा समझें, उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वर्त है और इस वर्त के अंदर, ये वर्त का अपना केंद्र है, तथा इस वर्त के अंदर क्या कहता है, किसी बिंदु से होकर जाने वाली और जीवाएं हैं। तो मान लेते हैं कोई भी एक बिंदु है, जैसे ये बिंदु है इस वर्त के अंदर, और इस बिंदु से होकर जीवाएं निकल रही हैं। ये नहीं कह रखा कितनी जीवाएं गुजर रही है, तो अपन एक से ज़्यादा जीवाएं ले सकते हैं, अर्थात अपन 2, 3 जितनी भी जीवाएं ले सकते हैं। फिर आगे कहा कि उन जीवाओं में से, यानी इस बिंदु से होकर जाने वाली जीवाओं में से वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। तो सबसे पहले तो आप बना दीजिए व्यास, O केंद्र तथा AB इसका व्यास, और एक बिंदु अपन ने ले लिया, मान लो अपन ने बिंदु ले लिया C, और फिर क्या कहता है कि इसी बिंदु से और अन्य जीवाएं जा रही है, मान लो एक जीवा जा रही है ये, अर्थात D और E, और एक जीवा जा रही है ये F और G। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए डायग्राम को वापस समझें। क्वेश्चन में क्या बोला कि वर्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवाओं में से वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उसी बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। अर्थात इस क्वेश्चन में वर्त में बिंदु C से होकर जाने वाली 2 जीवाएं हैं, जीवा DE तथा जीवा FG, और इनमें से एक जीवा उसी बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंबवत है, यानी व्यास AB पर लंबवत है। तो व्यास AB पर लंबवत जीवा अपन मान लेते हैं कि DE जीवा है वो व्यास AB पर लंबवत है। अब इस DE जीवा को अपने को सबसे छोटा सिद्ध करना है, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि अपन ने 2 जीवा लिए हैं, जीवा DE और जीवा FG, जिनमें से लंबवत जीवा व्यास के ऊपर कौन सी है, लंबवत जीवा अपने पास ये है। तो इस जीवा को सबसे छोटा सिद्ध करना है। इसके लिए आपको एक चीज़ और समझनी होगी छोटी सी, कि किसी वर्त में ये केंद्र है O, एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, मान लो इस जीवा से जीवा AB और जीवा CD। अब केंद्र से जीवा AB की दूरी ये है और CD की दूरी आगे तक होगी, इसको अपन मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं N, यानी कि जो जीवा वर्त के केंद्र से नज़दीक होती है वह उतनी ही बड़ी होती है, तथा यदि कोई भी जीवा वर्त के केंद्र से ज़्यादा दूरी पर होती है तो वो दूसरी जीवा की तुलना में लंबाई में छोटी होती है। तो अपने को क्या सिद्ध करना है कि ये जीवा सबसे छोटी है, जो लंबवत जीवा है उस जीवा को सबसे छोटा सिद्ध करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को इसमें अप्लाई करना होगा अपने को। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किस प्रकार से करना है वो चीज़ समझें। सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए अपन ने सबसे पहले एक वर्त बनाया। वर्त में अपन ने कोई भी एक केंद्र लेके, केंद्र O लेके और एक व्यास बना दिया, क्योंकि व्यास पर उस जीवा को, हाँ, तो अपन ने आकृति में सबसे पहले एक व्यास OAB बनाया जिस वर्त का केंद्र O है। फिर अपने को एक बिंदु लेना है, मान लो अपन ने ये बिंदु ले लिया, बिंदु का नाम अपन ने C कह दिया, तथा एक जीवा ले ली और वह जीवा इस व्यास के ऊपर लंबवत है और जीवा का नाम DE ले लिया।
अब वो बिंदु कौन सा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ जो क्वेश्चन में बोल रखी है कि वर्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली जीवा सभी जीवाओं में से वह जीवा सबसे छोटी होती है। यानी वो बिंदु कौन सा है, वो बिंदु है यहाँ पर प्यारे बच्चों सी। और इस सी बिंदु से एक जीवा तो डी ई गुजर रही है तथा एक जीवा अन्य और गुजर रही है, जिसको अपन कुछ नाम दे देंगे, यानी कि एफ जी नाम दे दिया। अब अपने को आगे बोल रखा है कि वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उसी बिंदु से होकर गुजरने वाले व्यास, अर्थात बिंदु सी से होकर गुजरने वाला व्यास कौन सा है, ए बी, और ये इसके ऊपर उस जीवा के ऊपर लंबवत भी है, अर्थात ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। अब अपने को क्या सिद्ध करना है कि बिंदु सी से होकर जाने वाली दो जीवाएं हैं डी ई तथा एफ जी, इनमें से एक जीवा व्यास ए बी के ऊपर लंबवत है, तो इस जीवा को सबसे छोटा सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी वर्त में यदि दो जीवाएं हैं, एक छोटी है तथा एक बड़ी है, तो केंद्र से बड़ी जीवा की दूरी हमेशा कम होती है तथा केंद्र से छोटी जीवा की दूरी हमेशा ज़्यादा होती है। तो अपन इन दोनों जीवाओं की केंद्र से दूरी कम ज़्यादा सिद्ध कर देंगे। तो केंद्र से इस जीवा की दूरी कौन सी कहलाएगी, आप जानते हैं कि हमेशा केंद्र से या किसी भी दो चीज़ों की दूरी हमेशा लंबवत मापी जाती है। तो जीवा डी ई की केंद्र से दूरी ओ सी है तथा एफ जी की केंद्र से दूरी यहाँ पर दी नहीं गई है, तो उसको अपन रचना के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो अपनी आकृति पूरी होने के बाद अपन प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया है, दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे, जो बात क्वेश्चन में दे रखी है उस बात को अपन लिख देंगे वापिस से कि आकृति में या वर्त में, आकृति में जीवाएं डी ई तथा जी एफ बिंदु सी से होकर गुजरती हैं, सी से होकर गुजरती हैं तथा एक बात और दे रखी है कि जीवा डी ई लंबवत है किसके ऊपर, व्यास ए बी के ऊपर। तो व्यास ए बी सिद्ध करना है। अपने को सिद्ध क्या करना है इस क्वेश्चन में कि जो व्यास के ऊपर लंबवत जीवा है वो है जीवा सबसे छोटी होती है, अर्थात अपने को सिद्ध करना है कि जीवा डी ई बिंदु सी से होकर गुजरने वाले जीवाओं में से सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। अब अपने को बताया था मैंने रचना की जरूरत पड़ेगी। रचना की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों जीवाओं की केंद्र से दूरी को प्रदर्शित करना चाहेंगे। डी ई जीवा की केंद्र से दूरी तो यहाँ पर हमने प्रदर्शित कर रखी है जो ओ सी है, तो अपन जीवा जी एफ की केंद्र से दूरी को प्रदर्शित कर लेंगे। तो उसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे केंद्र से दूरी है तो परपेंडिकुलर अपने को बनानी पड़ेगी। तो अपन ने क्या रचना की है कि ओ एच परपेंडिकुलर जी एफ बनाया, यानी रचना ओ एच परपेंडिकुलर जी एफ बनाया। अब प्रमाण या उत्पत्ति के दौरान, उत्पत्ति या प्रमाण के दौरान हम जैसे अपन ने अभी इस क्वेश्चन को रफली समझा था वैसे ही अपन उन बातों को भाषात्मक दृष्टि से लिखते हुए हल करेंगे। यानी कि सोल्व करते समय क्या लिखेंगे, आकृति में ओ सी तथा ओ एच जीवाओं डी ई तथा जी एफ की केंद्र से दूरियां हैं, जीवाओं डी ई तथा जी एफ की
केंद्र से दूरियां हैं। और ये अपने रचना करने के बाद इस आकृति में आपको एक समकोण त्रिभुज भी दिखाई दे रही होगी। उस समकोण त्रिभुज को मैं अलग से निकाल के एक बार लिख लेता हूं, ओ सी और यहाँ पर एच, यानी आपको ये त्रिभुज मैंने यहाँ पर अलग से बना दी, जिसमें यहाँ पर परपेंडिकुलर है अर्थात 90 डिग्री का कोण है। अर्थात इस त्रिभुज को आप क्या कह सकते हो कि ये समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में आप इन दोनों भुजाओं को क्या कह सकते हैं, आधार और लंब कह सकते हैं। भाई इनमें से कौन सा भी आधार हो सकता है, कौन सा भी लंब हो सकता है, लेकिन ये भुजा आधार या लंब नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। तो अपन क्या कहेंगे कि कर्ण तो सबसे बड़ी होती है और अन्य दो भुजाएं हमेशा कर्ण से छोटी होती है। तो अपन क्या कहेंगे कि ओसी सबसे बड़ी है, यानी इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज में ओसी क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। कर्ण हमेशा अन्य भुजाओं से बड़ा होता है, तो OH भुजा छोटी कहलाएगी तथा OC भुजा बड़ी कहलाएगी। अर्थात आप ये कह सकते हो कि ये जो दूरी है जो कौन सी जीवा की है, DE जीवा की दूरी केंद्र से ज़्यादा है अर्थात OC बड़ा है, और GF जीवा की केंद्र से दूरी अर्थात OH छोटा है। और इसी को समझते हुए अपने को हल करना है। तो अपन लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण अन्य भुजाओं से बड़ी भुजा होती है। अतः कौन सी त्रिभुज काम में ली गई है यहाँ पर, COH। अतः त्रिभुज COH में कर्ण अर्थात उस कर्ण का नाम भी दे सकते हैं OC बड़ा होगा। कौन सी भुजाओं से, अन्य कौन सी भुजा, CH लेनी होगी या अपने को OH लेनी होगी? दोनों से कर्ण OC बड़ा है, लेकिन अपने को रिक्वायरमेंट किसकी है, अपने को तो OH चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, OH। अब आप लिखोगे, अभी जो बताया था क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, कि किसी भी वृत्त में केंद्र से यदि कोई जीवा ज़्यादा दूरी पर है तो वो जीवा हमेशा छोटी कहलाएगी, और यदि केंद्र से कोई जीवा बहुत नज़दीक है तो वो जीवा उसकी तुलना में बड़ी कहलाएगी। तो हम जानते हैं कि वृत्त में केंद्र से दूर स्थित जीवा सबसे छोटी होती है, अतः आप क्या कह सकते हैं, दूर स्थित जीवा DE तथा GF में दूर स्थित जीवा कौन सी हुई, क्योंकि बड़ा कौन सा आया है, OC आया है, किसकी तुलना में, OH की तुलना में। तो दूर स्थित जीवा का नाम क्या हुआ, यानी DE। और दूर स्थित जीवा DE है तो DE जीवा सबसे छोटी जीवा कहलाएगी। अतः जीवा DE छोटी कहलाएगी जीवा GF से। वापिस से एक बार जो बात सिद्ध करनी है वही लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न अपने सिद्ध करने के लिए दिया गया है। अतः वृत्त में बिंदु C से होकर गुजरने वाली जीवाओं में से वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उसी बिंदु
से गुजरने वाले व्यास पर लंब होती है, गुजरने वाले व्यास पर लंब होती है, लंब होती है, इति सिद्धम। बच्चों क्वेश्चन को एक बार वापस से समझते हुए बहुत ध्यानपूर्वक और नोट कर लेना और वापस से पूरा समझना तथा अभ्यास करना। एक बार वापस समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वर्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवाओं में वह जीवा सबसे छोटी सिद्ध करनी है जो उसी बिंदु से होकर गुजरने वाले व्यास पर लंबवत होती है। तो यहाँ पर आकृति में अपने पास वर्त का केंद्र O लिया गया है तथा एक बिंदु है C और उसी बिंदु से दो जीवाएं हमने गुजारी हैं, क्योंकि इसने जीवाओं की कंडीशन नहीं बता रखी कितनी है, अपन एक से ज़्यादा कितनी भी ले सकते हैं। तो अपने कौन सी जीवाएं ली, जीवा DE तथा जीवा FG। अब इन दोनों जीवाओं में से छोटी जीवा वह सिद्ध करनी है जो इसी बिंदु से होकर एक व्यास गुजरता है और उस व्यास पर लंबवत लेके चलते हैं। तो हमने एक व्यास बनाया AB जो बिंदु C से ही होकर गुजरता है तथा वह व्यास उन दी गई दोनों जीवाओं में से एक जीवा के ऊपर लंबवत है और वह DE जीवा के ऊपर लंबवत लिया गया अपने द्वारा। तो अपने को DE जीवा को सबसे छोटा सिद्ध करना है, किसकी तुलना में, जीवा GF की तुलना में। तो इसके लिए अपन ने रचना बनाई कि भाई दूसरी जीवा पर एक लंब डाला। क्यों डाला, क्योंकि अपने को जीवाओं की केंद्र से दूरियों के लिए और अपने को लंबवत दूरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर OC है वो तो इस जीवा की केंद्र से दूरी कहा जा सकता है। इस जीवा की केंद्र से दूरी के लिए हमने रचना में OH परपेंडिकुलर बनाया। फिर इस समकोण त्रिभुज में ये परपेंडिकुलर होने के कारण परपेंडिकुलर के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है तथा हम जानते हैं कि कर्ण अन्य भुजाओं की तुलना में बड़ा होता है। अब अपने को कौन सी भुजा से बड़ा दिखाना है, CH की तो कोई आवश्यकता नहीं है, अपने को तो OH और OC में तुलना करनी है, तभी उन जीवाओं का पता चलेगा। तो अपन ने देखा कि भाई कर्ण CO है तथा अन्य भुजा OH है। तो हमने लिख दिया कि भाई हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण अन्य भुजाओं से बड़ा होता है, अर्थात CO बड़ा होगा OH से। भाषा को लिखते हुए फिर हमने क्या बताया कि हम जानते हैं कि भाई किसी भी वर्त में जो जीवा केंद्र से अधिक दूरी पर स्थित होती है वह छोटी होती है, किसकी तुलना में, जो जीवा अन्य जीवा जो केंद्र से नज़दीक होती है उसकी तुलना में दूर स्थित जीवा हमेशा छोटी होती है। तो हमने वो बात लिख दी कि हम जानते हैं कि वर्त में किसी भी केंद्र से और दूर स्थित जीवा सबसे छोटी होती है, अर्थात जीवा DE यहाँ पर सबसे छोटी जीवा होगी, किसकी तुलना में, जीवा GF की तुलना में, इति सिद्धम। तो एक बार इसको नोट करके वापस से और खुद प्रैक्टिस करें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने चैप्टर नंबर 12 में विविध प्रश्नावली का 22वां क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन 2-3 अन्य बातें जो अन्य चैप्टरों में काम में आ चुकी उनका पता होना आवश्यक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यानपूर्वक पढ़ें कि यदि P, Q और R क्रम से एक त्रिभुज की भुजा BC, CA और AB भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तथा शीर्ष A से AD BC पर लंब डाला गया है, तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु P, Q, R और D चक्रीय हैं। आपने इसी चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 12 में चक्रीय नाम पहले भी पढ़ा हुआ है। चक्रीय अपन किसको बोलते हैं, चक्रीय एक चतुर्भुज होता है और चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है कि चक्रीय चतुर्भुज में चारों के चारों शीर्ष वर्त पर स्थित होते हैं। यानी मान लो A, B, C, D इस चतुर्भुज में चारों शीर्ष वर्त के ऊपर स्थित हैं, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज बोल सकते हैं। फिर चक्रीय चतुर्भुज में कंडीशन क्या होती है कि सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 बनता है। एक प्रमेय भी है इसी चैप्टर में कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है या 2 समकोण होता है। तो क्वेश्चन में अपने पास क्या बोला गया है उसी के अनुसार अपन आकृति बनाएंगे। तो क्वेश्चन में अपने पास बोला गया है कि यदि P, Q और R एक त्रिभुज है ABC उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो सबसे पहले अपन त्रिभुज को बनाते समय किस प्रकार बनाएंगे, त्रिभुज ABC लिया। अब यहाँ पर कौन सी भुजा का मध्य बिंदु दिए गए हैं, BC का मध्य बिंदु P, तो BC का मध्य बिंदु अपन ने ले लिया P। दूसरी
सी ए का मध्य बिंदु Q, सी ए का मध्य बिंदु Q, और तीसरा ए बी का मध्य बिंदु R, ए बी का मध्य बिंदु R। अब आप सोचोगे अगली लाइन पढ़ते ही कि ए से और ए डी बी सी पर लंब बनाया गया है। अब आप देखोगे कि लंब बनाते समय तो उसी जगह आ गया, तो इस डायग्राम में भी गलती हो जाएगी। इस कारण आप डायग्राम को समझते के लिए या डायग्राम को बनाने के लिए आप यदि एक बार ऐसे डायग्राम बना दोगे तो आपको बिंदु डी प्रदर्शित करने में समस्या आएगी। इस कारण त्रिभुज को थोड़ा सा इस प्रकार से बनाना, यानी कि एक भुजा थोड़ी सी बड़ी तिरछी लेते हुए चल पड़ना। अब आपके सामने दिक्कत नहीं आएगी, जो पहले वाले डायग्राम में आई वो दिक्कत अब फेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका मध्य बिंदु क्या बोल रखा है P, इस भुजा का मध्य बिंदु क्या बोल रखा है Q, और इस भुजा का मध्य बिंदु क्या बोल रखा है R, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है कहाँ से? A से। A से हमने परपेंडिकुलर बना दिया ये AD। अब आगे क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि P, Q, R और D चक्रीय है। अब P, Q, R, D इनको चक्रीय सिद्ध करना है तो चक्रीय चतुर्भुज होता है, इस कारण अपन इनको मिला लेते हैं। यानी कि इस चतुर्भुज P, Q, R, D को चक्रीय सिद्ध करना है, और चक्रीय सिद्ध करने के लिए यदि अपन इसके किसी दो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री सिद्ध कर देते हैं तो इस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहा जा सकता है। तो देखिए किस प्रकार से हल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो डायग्राम को एक बार वापस समझ लें। डायग्राम में यदि आप सिंपल तरीके से त्रिभुज बनाओगे तो आपके सामने दिक्कत आएगी कि आप बिंदु P, Q, R को तो मध्य बिंदु ले लोगे, लेकिन बिंदु D मध्य में बिंदु D है वो लंबवत लेने के कारण उसी जगह आने की संभावना बनेगी। इस कारण आप त्रिभुज बनाते समय एक भुजा को थोड़ा सा तिरछा लेना, इस प्रकार से आकृति बनाना। एक बार आकृति को वापस समझा देता हूं। आप आकृति बनाओ उस वक्त थोड़ी सी इस प्रकार से बनाना ताकि मध्य बिंदु और आप शीर्ष लंब बनाओ वो दोनों एक ही जगह पर न आए। त्रिभुज ABC बना के उसमें भुजा BC का मध्य बिंदु क्या लिया गया है P, CA का मध्य बिंदु Q तथा AB का मध्य बिंदु R लिया गया है, तथा बिंदु A से और भुजा BC पर एक परपेंडिकुलर बनाया गया है, अर्थात AD यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाया गया है। अब अपने को सिद्ध क्या करना है? अपने को सिद्ध करना है कि P, Q, R और D एक चक्रीय चतुर्भुज है, अर्थात इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो इसको हल करने के लिए अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है सॉल्यूशन, दिया है में अपन क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में P, Q तथा R, यानी जो बात क्वेश्चन में दे रखी है वही लिखेंगे। R भुजा BC, CA तथा AB के मध्य बिंदु हैं, AB के मध्य बिंदु हैं, और एक परपेंडिकुलर भी दे रखा है उसको भी लिख लेंगे कि AD परपेंडिकुलर BC। अब अपन सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है अपने को P, Q, R, D चक्रीय हैं। आप देखोगे कि रचना करने की कोई ज़रूरत फिलहाल महसूस अपने को नहीं हो रही, तो अपन रचना छोड़ देंगे। अब उत्पत्ति या प्रमाण में, उत्पत्ति या प्रमाण, उसके लिए आप कुछ रेखागणित की अन्य बातों को समझिए। पहली बात ये, यदि उन बातों का पता नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को अंत तक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। यदि किसी त्रिभुज में भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा आद्य होती है। कक्षा 9 में ये प्रमेय भी आती है कि किसी त्रिभुज की किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा आद्य होती है। तो अपने को यहाँ पर किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? अपने को यहाँ पर जरूरत पड़ेगी कि
आर तथा क्यू दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तथा इनको मिलाने वाली रेखा कौन सी भुजा की समांतर कहा जा सकता है? भुजा BC के समांतर कहा जा सकता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि भाई ये दोनों को मिलाने वाली रेखा है वो तो इसके समांतर है तथा ये दोनों भी तो मध्य बिंदु है, तो इनको मिलाने वाली रेखा किसके समांतर कहलाएगी? AB के समांतर कहलाएगी। और जब कभी भी सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर हो, यानी कि ये इसके समांतर हो तथा ये इसके समांतर हो, तो उसके द्वारा बनी हुई आकृति का नाम क्या होता है? आपके पास समांतर चतुर्भुज होता है। स्टेप वाइज आप एक बार रफली समझते जाइए, उसके बाद आपको आसान होगा समझना। क्या कि सबसे पहले तो ये नियम लगाएंगे कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, और तो उसके कारण तो क्या ये तो इसके समांतर और PQ किसके समांतर कहा जाएगा? AB के समांतर। अब उसके द्वारा घिरी हुई आकृति को आप क्या कह दोगे? समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का नाम क्या होगा? PQRB होगा, न कि PQRD मत बोल देना, PQRB। अब समांतर चतुर्भुज में एक नियम होता है कि ये दोनों कोण कौन से कोण बोले जाते हैं? आसन कोण बोले जाते होंगे, और आसन कोणों का योगफल हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तथा समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ पर अपने को क्या चक्रीय सिद्ध करना है? चक्रीय के लिए अपन कहीं से कहीं ना कहीं से 180 लेके आना जरूरी है। तो आसन कोणों का योग क्या होगा? यहाँ पर 180 डिग्री होगा। तो मान लेते हैं ये कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 2। तो अपन कोण 1 प्लस कोण 2 को क्या कह देंगे कि ये 180 डिग्री। क्यों? कारण सहित कि भाई ये दोनों समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है, और आसन कोणों का योगफल हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। फिर अभी तो इसके अंदर मैं कोणों को प्रदर्शित कर देता हूं एक बार। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। अपन ने कोण 1 और 2 का योगफल 180 लेके आए हैं। अभी अपने को क्या सिद्ध करना है? अपने को तो ये वाला सिद्ध करना है कि भाई ये चक्रीय चतुर्भुज है। इसके लिए अपने को ये कोण तो काम आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए अपने को ये कोण लेके आना पड़ेगा, यानी कोण नंबर 3। अब 2 से कोण नंबर 3 पर पहुंचने के लिए एक छोटा सा नियम है, वो देखना कि यदि कभी कोई भी समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज कोई भी हो सकती है, उसमें ये कर्ण है और कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो इस तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। अपने चैप्टर नंबर 9 की विविध में एक प्रश्न भी है कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का मध्य बिंदु त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। तो अपन उस बात की सहायता से यहाँ पर समकोण त्रिभुज लेंगे ABD। मैं आकृति बना देता हूँ एक बार यहाँ पर ABD सेम ABD समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ पर कर्ण क्या है? AB है, तो AB में मध्य बिंदु क्या दे रखा है? R दे रखा है। तो इसका मतलब कर्ण का मध्य बिंदु अर्थात RA, RB तथा RD तीनों बराबर होंगे। अब ये तीनों बराबर होने के कारण अपने को रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी? अपने को रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस भुजा की तथा इस भुजा की। इन दोनों भुजाओं को आप बराबर बोल देना, क्योंकि इन दोनों को बराबर बोल दोगे तो किसी त्रिभुज में आप जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अर्थात इस त्रिभुज के माध्यम से आपके पास कौन सा त्रिभुज प्राप्त हो गया? RBD, RBD। और इसमें क्या चीज बराबर आ गई? इसमें बराबर आ गया आपके पास RBD, RBD। इसमें अपने पास ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर आ गई। अब आपने छठी सातवीं में एक नियम पढ़ा होगा कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों तो उन दोनों बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा? ये, और इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा? ये। तो ये दोनों कोण यहाँ से बराबर कह जाएंगे। अर्थात कोण नंबर 2 तो यहाँ पर था ही अपने पास, इस कोण को अपन कोण नंबर 4 मान लेंगे। अर्थात कोण नंबर 2 बराबर होगा कोण नंबर 4 से, यानी कोण 2 बराबर कोण 4। कहाँ से नियम आया वो एक बार आपको वापस बताया जाएगा, फिर क्वेश्चन को पूरा ढंग से सोल्व किया जाएगा। अब आपने स्टार्टिंग में इस यहाँ से नियम बनाया था कि ये दोनों समांतर होंगी। क्यों होंगी वो आपको बताया गया था कि भाई त्रिभुज की भुजाओं के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पर अपने पास RQ तथा BC दोनों समांतर आई थी, और जब दो रेखाएं समांतर दी गई और तीसरी कोई तिर्यक रेखा उनको काटती हो तो ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कोण 3 बराबर कोण 4 कहा जा सकता है। कोण 3 बराबर कोण
4 कहा जा सकता है। अब आप इस समीकरण से, इससे और इससे, इन तीनों से क्या कह सकते हैं, क्यों आपका पर्पज क्या है यहाँ पर, इन दोनों का योग 180 दिखाना। आपके पास यहाँ पर आया इन दोनों का योग 180, यानी कोण 1 तो सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, काम में आएगा। लेकिन कोण नंबर 2 की बजाय आपको कौन सा लेके आना पड़ेगा, कोण नंबर 3 लेके आना पड़ेगा। तो कोण नंबर 2 को कोण नंबर 3 डायरेक्ट नहीं कह सकते, कोण नंबर 2 को पहले इस बात से क्या कहेंगे, कोण 4 कहेंगे, और कोण 4 को फिर इस बात से क्या कहेंगे, कोण 3 कहेंगे, और वहां से फिर इसको हल करेंगे। यानी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप वाइज स्टेप चलते जाना। तो एक बार वापिस इसको प्रमाण देखिए भाई। सबसे पहले आप ये नियम लिखो कि हम जानते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। फिर आप ये नियम लिखना कि भाई ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 होता है। फिर आप नियम लगाना कि किसी समकोण त्रिभुज यहाँ पर कौन सी बनी हुई है वो मैंने यहाँ पर बना रखी है कि समकोण त्रिभुज ए डी बी में कर्ण का मध्य बिंदु आर होने के कारण आर बी को आर डी के बराबर बोला जाएगा, क्योंकि कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। आपने चैप्टर नंबर 9 में सिद्ध किया है। और यदि इस त्रिभुज में फिर दो भुजाएं बराबर आ जाएंगी तो उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे, अर्थात ये दोनों कोण बराबर होंगे जिनको हमने बोल रखा है कोण नंबर 2 तथा कोण नंबर 4। फिर ये दोनों रेखाएं समांतर होने के कारण ये दोनों कोण बराबर होंगे, अर्थात कोण 3 बराबर कोण 4। फिर इन तीनों की मदद से क्या कह देंगे कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, अर्थात यह है एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए क्वेश्चन को अब ध्यानपूर्वक। सबसे पहले लिखना, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। अतः इस आकृति में कौन सी भुजा किसके समांतर कहलाएगी, अतः क्यू आर समांतर बी सी तथा पी क्यू समांतर ए बी, यानी कि ये समांतर ये तथा ये समांतर ये। अब समूह भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर हों तो यहाँ पर उससे घिरी हुई आकृति का नाम क्या बोला जाएगा, समांतर चतुर्भुज, और उससे घिरी हुई आकृति का नाम क्या होगा यहाँ पर समांतर, उस समांतर चतुर्भुज का नाम छाटेंगे तो पी क्यू आर बी। अतः पी क्यू आर बी एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 होता है, उस स्टेप पर आएंगे। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 ये है, कोण 2 ये है, बराबर 180 डिग्री। इसको आप समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब लिखेंगे कौन सा नियम कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज कौन सा काम में आएगा, त्रिभुज ए बी डी। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में कर्ण ए बी का, भाई समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा है, ए बी है, और उसका मध्य बिंदु क्या है, आर है। कर्ण ए बी का मध्य बिंदु आर होने के कारण
आर होने के कारण आर बी बराबर आर डी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अपन ने बताया था नियम कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। तो क्या है अपने पास आर बी बराबर आर डी। अब अपन कौन सा त्रिभुज लेंगे? आर बी डी, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर आ गई तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज आर बी डी में कौन से कोण बराबर होंगे? कोण 2 बराबर कोण 4। इसको भी हाईलाइट कर देंगे। इसका कारण क्या है? समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, इसको समीकरण नंबर आप 2 कह सकते हैं। इसके बाद अगले स्टेप पर चलेंगे। आर क्यू समांतर बी सी, आर क्यू समांतर बी सी। क्यों? क्योंकि हमने पहले सिद्ध कर दिया है, ये कर रखा, सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। और यदि ये दोनों समांतर होंगी तो यहाँ पर अब कौन से कोण बराबर होंगे? कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3, अतः कोण 3 बराबर कोण 4। इसको भी हाईलाइट कर देंगे, यानी 3 नंबर बात। अब तीनों बातों के सहयोग से बोलेंगे कि भाई कोण 1 तो काम आएगा, कोण 2 की बजाय क्या होगा? कोण 4, और 4 की बजाय क्या कह सकते हैं? कोण 3 कह सकते हैं। अर्थात अपन समीकरण नंबर 1, 2, 3 के सहयोग से क्या कह सकते हैं कि कोण 1 प्लस 2 की जगह क्या कह देंगे? 3। कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। और कोण 1 और 3 किसके सम्मुख कोण है? पी क्यू आर डी के सम्मुख कोण है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मिटा देता हूँ। समीकरण 1, 2, 3 से अब अपन समीकरण 1, 2 व 3 से और क्या कह देंगे? कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब आप चाहे तो साथ में कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब आप चाहें तो दूसरे सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग भी 180 दिखा सकते हैं, यानी एक कोण ये और दूसरा कोण ये। यानी इसी प्रकार कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस दूसरा कोण ये, इस कोण का नाम क्या होगा? पी डी आर। कोण पी डी आर बराबर 180 डिग्री। अब आप लिखोगे कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग ही 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोणों का योग ही 180 डिग्री होता है। अतः बिंदु P, Q, R तथा D चक्रीय हैं इति सिद्धम। बेटा एक बार क्वेश्चन को वापस से बहुत अच्छे से समझते हुए, क्वेश्चन में शुरू में मैंने आकृति वाइज सब कुछ समझा रखा है, आपको हल करने का तरीका बता दिया, लेकिन एक बार आपको प्रत्येक लाइन को ढंग से दोबारा से समझ करके और फिर क्वेश्चन को हल करके देखना पड़ेगा। क्वेश्चन अच्छा है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है?